हेलो दोस्तों, एग्जाम गुरु चैनल में आपका स्वागत है। आज हमारा है सीडीबी प्रैक्टिस सेट सीटेट के लिए। यहाँ पर 20 क्वेश्चन लिए गए हैं। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो पहला क्वेश्चन है, बाल विकास में अध्ययन किया जाता है। क्या दिया है? बाल विकास में अध्ययन किया जाता है। किसका अध्ययन किया जाता है? यहाँ चार ऑप्शन दिए हैं, ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए क्या है? गर्भावस्था से किशोरावस्था तक। ऑप्शन बी, गर्भावस्था से बाल्यावस्था तक। ऑप्शन सी, गर्भावस्था से जीवन पर्यंत तक। या ऑप्शन डी, उपयुक्त में से कोई नहीं, या कोई नहीं होगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। देखिए मैं बता देता हूँ, जब बाल विकास की बात आती है तो उसमें केवल किशोरावस्था तक होता है, क्योंकि उसके बाद तो फिर बालक का जीवन वहां पे खत्म होकर युवावस्था तरफ चला जाता है। तो बाल बाल अवस्था हमेशा किशोरावस्था तक होती है। और ठीक है, हम लोग को ये पता चल गया अंत कहाँ होगा बाल अवस्था का, बाल विकास का, किशोरावस्था पर। लेकिन शुरुआत कहाँ होता है? शुरुआत होता है गर्भावस्था से। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका ऑप्शन हो जाएगा गर्भावस्था से किशोरावस्था तक। क्या ऑप्शन हो जाएगा? गर्भावस्था से किशोरावस्था तक। ठीक है, क्योंकि यहाँ बाल विकास दिया गया है। अगर व्यक्ति का विकास दिया जाता तो हो जाता गर्भावस्था से जीवन पर्यंत तक। लेकिन यहाँ पे दिया गया है बाल विकास। या अगर ये भी हो सकता था, अगर केवल विकास दिया जाता तब भी हम लोग बोल सकते थे गर्भावस्था से जीवन पर्यंत तक। ठीक है, क्योंकि विकास गर्भावस्था से जीवन पर्यंत तक चलता है। लेकिन यहां दिया है बालक का विकास, बाल विकास। तो बाल विकास का आंसर हो जाएगा गर्भावस्था से किशोरावस्था तक। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? जन्म से किशोरावस्था तक बच्चों में विकास किस क्रम में होता है? क्या बोला है? जन्म से किशोरावस्था तक, मतलब ये बाल विकास की बात कर रहा है। बच्चों में विकास किस क्रम में होता है? तो देखिए, किस क्रम में होता है। ऑप्शन क्या है? सांवेदिक, मूर्त और अमूर्त। बी में क्या है? अमूर्त, सांवेदिक, मूर्त। सी में क्या है? मूर्त, अमूर्त, सांवेदिक। डी में क्या है? अमूर्त, मूर्त, सांवेदिक। देखिए, आपको याद होगा, आपने पियाजे पढ़ा था, उसमें पियाजे ने 4 स्टेज बताए थे। ठीक है, 1, 2, 3 और 4। पहला क्या था? पहला था सेंसरी मोटर। दूसरा क्या था? दूसरा था, उसको हिंदी में बोलते हैं दूसरे वाले को पूर्व संक्रियात्मक, और तीसरे वाले को बोलते हैं मूर्त, और चौथे वाले को बोलते हैं अमूर्त। ठीक है, और यहां पे आ जाता है सांवेदिक। सांवेदिक। अब देखिए क्या, इस सीक्वेंस से देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। पहले आना चाहिए सांवेदिक, फिर आना चाहिए मूर्त, फिर आना चाहिए अमूर्त। अब देखिए, यहां पे जो आंसर सही है वो है ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए में देखिए क्या है? सांवेदिक, मूर्त, अमूर्त। देखिए तीनों सीक्वेंस हैं, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए, सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। एक बच्चा जो किसी चीज से ग्रसित है, तो पता नहीं है, वो फिल इन द ब्लैंक्स में है, वो ऑप्शन यहां दिए गए हैं। ग्रस्त है, वह यह सा को वॉच पढ़ता है, न्यूक्लियर को अनक्लियर पढ़ता है। न्यूक्लियर को अनक्लियर में अंतर नहीं बता सकता है, मतलब 100 को वॉच पढ़ लेता है और न्यूक्लियर को अनक्लियर पढ़ लेता है। अब उस बच्चे में कौन सा विकार है? ठीक है, कौन सा अधिगम विकार है? तो इसका ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन क्या है? डिसग्राफिया, ऑप्शन ए में है। ऑप्शन बी में डिसकैलकुलिया। ऑप्शन सी में डिसलेक्सिया। या ऑप्शन डी में है शब्द जबलिंग विकार। तो देखिए, जब बच्चा 100 को वॉच पढ़ रहा है, न्यूक्लियर को अनक्लियर देख रहा है, तो जब ऐसा होता है तो हमेशा पढ़ने संबंधित विकार होता है। पढ़ने संबंधित विकार क्या होता है? वो होता है डिसलेक्सिया। क्या होगा? डिसलेक्सिया। इसका आंसर हो जाएगा डिसलेक्सिया। अब देखिए यहाँ पे ए ऑप्शन दिया है डिसग्राफिया। ये क्या होता है? ये होता है जब बच्चा लिख नहीं पाता, ये लिखने संबंधित विकार होता है। डिसकैलकुलिया क्या होता है? ये मैथ के जो गणनाएं नहीं कर पाता है, मैथ से संबंधित होता है ये। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर देखिए 4 क्या कह रहा है? राष्ट्रीय पाठ्यक्रम रूपरेखा 2005 के अनुसार। देखिए, ये क्या है? ये एनसीएफ का क्वेश्चन है। किसका है? एनसीएफ का क्वेश्चन है ये। ठीक है, अब देखते हैं क्या दिया है। राष्ट्रीय पाठ्यक्रम रूपरेखा 2005 के अनुसार देखते हैं ऑप्शन। बच्चे शिक्षक द्वारा दी गई सामग्री के निष्क्रिय प्राप्तकर्ता होते हैं। देखिए ऑप्शन ए में निष्क्रिय है। हमेशा कभी निष्क्रिय ऑप्शन नहीं होता है, हमेशा सक्रिय होगा वही सही माना जाता है। याद रखिएगा इस बात को। बी ऑप्शन क्या है? बच्चों में अधिगम को विनियमित करने की क्षमता नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? अधिगम को विनियमित करने की क्षमता होती है बच्चों में, अगर नहीं होगी तो वो सीख ही नहीं पाएंगे। यहाँ पे नहीं है, तो ये भी ऑप्शन गलत हो गया बिल्कुल।
बच्चे रटने के माध्यम से सर्वश्रेष्ठ सीखते हैं। अब देखिए जहां रटने जैसी बात आ जाती है नेगेटिव सेंस में चला जाता है क्वेश्चन, तो इस ये भी ऑप्शन नहीं होगा। अब चौथा ऑप्शन बचा, देख लेते हैं चौथा ऑप्शन क्या बोल रहा है। बच्चे ज्ञान के निर्माण में सक्रिय भूमिका निभाते हैं। देखिए कितनी अच्छी बात है, सक्रिय भूमिका निभाते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अब देखिए पहले में निष्क्रिय था, निष्क्रिय कभी नहीं होता है। क्या निष्क्रिय होते हैं बच्चे? नहीं, वो सीखने के लिए सक्रिय होते हैं। तो बच्चे ज्ञान के निर्माण में सक्रिय भूमिका निभाते हैं। इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 स्टेटमेंट का क्वेश्चन है। कथन क्या दिया है? बच्चे भाषा को सीखने के लिए आनुवांशिक रूप से प्रवृत्त होते हैं एवं पर्यावरण इसमें कोई भूमिका नहीं निभाता है। देखिए लास्ट लाइन क्या लिखा है, पर्यावरण इसमें कोई भूमिका नहीं निभाता है, इसमें लिखा नहीं निभाता है। ठीक है, याद रखिएगा इस नहीं को। अब इसका कारण क्या है? भाषाई विकास केवल आनुवांशिकता का ही उत्पाद है, सही विकल्प चुने। भाषा विकास केवल आनुवांशिकता का ही उत्पाद है, सही विकल्प चुने। अब देखिए कथन में क्या है, भूमिका नहीं निभाता है। देखिए बच्चा जब भाषा सीखता है ना तो उसकी आनुवांशिकता हेरिडिटी भी आती है और एनवायरमेंट भी आता है, दोनों भूमिका निभाते हैं। तो देखिए कथन तो हमारा यहाँ पे गलत हो गया, कथन गलत है। अब रीजन देख लेते हैं, कारण देख लेते हैं। भाषाई विकास केवल आनुवांशिकता का ही उत्पाद है। देखिए केवल एक चीज पर जोर दिया गया है जहां का ही उत्पाद है। भाषा विकास आनुवांशिकता का उत्पाद नहीं है, आनुवांशिकता और हेरिडिटी यानी कि सॉरी आनुवांशिकता और एनवायरमेंट यानी कि पर्यावरण दोनों का उत्पाद है। तो ये भी गलत हो गया, तो हमारा कथन भी गलत हो गया, कारण भी गलत हो गया। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा डी ऑप्शन। क्या है? ए और आर दोनों गलत है, मतलब कथन भी हमारा गलत है और कारण भी गलत है। ठीक है, अब पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 भी एनसीएफ से है। एनसीएफ 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा पाठ्यक्रम विकास के लिए एक मार्गदर्शक सिद्धांत है? ऑप्शन नहीं, इसमें दो कथन दिए हुए हैं। स्कूल के बाहर जीवन से ज्ञान को जोड़ना, पाठ पुस्तकों से परे रटन विधि से अधिगम को बदलना। अब देखिए क्या लिखा है, जीवन स्कूल के बाहर जीवन से ज्ञान को जोड़ना। अब एनसीएफ ने बताया ये गया है जो स्कूली ज्ञान ज्ञान है उसको बाहर के जीवन से जोड़ दिया जाए, बाहरी ज्ञान से जोड़ दिया जाए। तो ये बात तो बिल्कुल सही है। दूसरा कथन क्या है? पाठ पुस्तकों से परे रटन विधि से अधिगम को बदलना, जो पाठ पुस्तक और रटन विधि को बदल देना है। तो ये भी बात बिल्कुल सही है। तो इसका ऑप्शन दोनों सही है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, दोनों एक और दो। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। तो यानी कि ये दोनों हमारे जो है ये सही हैं। ठीक है, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। देखो खाली स्थान है, प्रगतिशील पूर्व अनुमानित और व्यवस्थित परिवर्तन का स्वरूप है जो गर्भाधान से आरंभ होता है और आजीवन जारी रहता है। ऑप्शन क्या है? वृद्धि, परिपक्वता, विकास और परिवर्तन। देखिए वृद्धि एक समय पर रुक जाती है शरीर की, परिपक्वता परिपक्वता भी रुक जाती है। ठीक है, लेकिन जो विकास होता है वो हम लोगों ने क्या पढ़ा था? विकास क्या था? गर्भावस्था से और जीवन पर्यंत तक चलता था विकास। ठीक है, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विकास। ठीक है, विकास कब चलता है? विकास चलता है गर्भावस्था से जीवन पर्यंत तक। ठीक है, कब चलता है? पूरी लाइफ चलता है विकास। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। सेफ्लोकैडल सिद्धांत के अनुसार विकास बढ़ता है। देखिए जो सेफ्लोकैडल है वो इसका मतलब क्या होता है? सेफ्लोकैडल का मतलब सर से पैर की ओर विकास होता है। जब बच्चे का विकास होता है गर्भावस्था में तो उसका विकास सर से पैर की ओर होता है। कैसे होता है? सर से पैर की ओर। ठीक है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सिर से पांव की ओर। इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सिर से पांव की ओर। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। एक समावेशी कक्षा में खालिस्तान पर जोर होना चाहिए। किस पर जोर होना चाहिए? देखते हैं ऑप्शन क्या है। सामाजिक पहचान के आधार पर छात्रों के अलगाव से। देखिए अलगाव जैसा शब्द आ जाए यानी कि अलग करना, तो ये तो नहीं होता है। ठीक है, गलत हो गया। हर बच्चे के, क्या लिखा है? हर बच्चे के सामर्थ्य को अधिकतम करने के लिए अवसर प्रदान करना। देखिए अच्छा अच्छा ऑप्शन है, बिल्कुल सही बात लिखी है। सी क्या है? प्रदर्शन अभिमुखी लक्ष्यों को। देखो लक्ष्य टारगेट दे दिया गया तो ये भी नहीं होगा। अभिवेदी या समरूपी निर्देश, ये भी कहीं ना कहीं नहीं होगा, सबके लिए एक जैसा नहीं हो सकता है। तो सबसे अच्छा ऑप्शन है इसका ऑप्शन नंबर बी है।
हर बच्चे के सामर्थ्य को अधिकतम करने के लिए अवसर प्रदान करना। तो क्या ऑप्शन हो गया? ऑप्शन नंबर बी। हर बच्चे के सामर्थ्य को अधिकतम करने के लिए क्या प्रदान करा जाता है? अवसर प्रदान किया जाता है। ठीक है, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 है आरपीडब्ल्यूडी 2016 एक्ट से दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के अनुसार निम्न में से किस शब्दावली का प्रयोग उपयुक्त है? देखिए जो दिव्यांगजन अधिनियम 2016 बना था, वो जो पहले बोला जाता था विकलांग बच्चे, फिर मोदी जी ने बोल दिया विकलांग ना बोल के उनको दिव्यांग बोला जाएगा। ठीक है, अब वही पूछा निम्न में से किस शब्दावली का प्रयोग उपयुक्त है। ऑप्शन देखिए, छात्र जिससे शारीरिक दिव्यांगता है, छात्र जिसका अशक्त शरीर है, बंधित छात्र या विकलांग छात्र। देखिए जो दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम था उसमें शारीरिक दिव्यांगता बोली गई थी। ठीक है, शारीरिक दिव्यांगता, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या छात्र जिसे शारीरिक दिव्यांगता हो, या हो लिख लीजिएगा। और जो आरपीडब्ल्यूडी एक्ट था इसमें कितनी डिसेबिलिटी दे बोली गई थी, कितनी दिव्यांगता थी? तो याद रखिएगा इसमें कितनी थी, इसमें थी 21। कितनी थी? 21 डिसेबिलिटी। चलिए बढ़ते क्वेश्चन नंबर 11 पर। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है एक बाल केंद्रित कक्षा में बच्चे, एक बाल केंद्रित कक्षा में बच्चे। देखिए ऑप्शन क्या है, निष्क्रिय नकलची के रूप में देखे जाते हैं, ज्ञान के निर्माण में सक्रिय रूप से लगे हुए हैं, ब्लैक बोर्ड से उत्तरों की प्रतिलिपि बनाने को अग्रसर होते हैं, या डी ऑप्शन केवल निष्क्रिय श्रोता होने चाहिए। तो देखिए जहां पे निष्क्रिय शब्द है बाल बच्चों के लिए तो वो तो नहीं होगा। देखिए यहाँ पे निष्क्रिय है, यहाँ पे भी निष्क्रिय है। ठीक है, तो ये दोनों ऑप्शन गलत हो गए। अब देखते हैं सी ऑप्शन पे, ब्लैक बोर्ड से उत्तरों की प्रतिलिपि बनाने को अग्रसर रहते हैं। देखिए ये भी ऑप्शन कहीं ना कहीं गलत है। इसमें बोला क्या गया है, आपने जो ब्लैक बोर्ड या व्हाइट बोर्ड पे जो लिखा, तो बच्चों का सबसे पहला काम यही होगा कि जो भी लिखा है वो उसको अपनी कॉपी में लिख ले। देखिए यहाँ ऐसे बच्चा नहीं सीखता है। जब वो तो तब सीखेगा ना जब वो सक्रिय रूप से भाग लेगा सीखने में, उसका ध्यान केवल ब्लैक बोर्ड से कॉपी में बस उतारने पे ध्यान रहेगा, क्या लिखा है बस वो उतार लिया जाए कॉपी में, तो उससे नहीं सीखता है। तो ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो जो इसका सबसे अच्छा ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, ज्ञान के निर्माण में सक्रिय रूप से लगे हुए हैं। कैसे लगे हुए हैं? सक्रिय रूप से लगे हुए हैं। तो इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। अब पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। राजू 61 के स्थान पर 16 पढ़ता है। क्या पढ़ता है? 16। और बी और डी अक्षरों में अक्सर भ्रमित रहता है। यह किसके प्राथमिक लक्षण है? देखिए जब 61 के स्थान पर 16 पढ़ रहा है, बी को वो डी पढ़ रहा है, तो ये सब किसके वो होते हैं? कौन सा विकार होता है? ये होता है पठन संबंधित विकार। कैसा होता है? पठन संबंधित। और पठन संबंधित विकार कौन सा होता है? वो होता है डिसलेक्सिया। ऑप्शन देखते हैं क्या है। शैक्षिक असहायता, ऑप्शन बी विफलता लिखे, ऑप्शन सी पठन वैफल्य, ऑप्शन डी निगलने का विकार। देखिए जो उसका ऑप्शन है वो होगा ऑप्शन सी पठन वैफल्य, मतलब पढ़ने में विफल है वो, पढ़ने में वो पठन में विफल है वो। ठीक है, पढ़ने में मतलब अच्छा नहीं पढ़ नहीं पा रहा है अच्छे से, इसका मतलब हो गया पठन वैफल्य। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। जब बच्चे अपने अनुभवों को अपने वर्तमान स्कीमा में समाहित करते हैं तो इसको क्या कहते हैं? देखिए ये भी पियाजे से आ गया है। देखिए जब बच्चे अपने अनुभवों को वर्तमान स्कीमा में समाहित करते हैं तो उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं बताइए? तो उसको बोलते हैं आत्मसातीकरण। क्या बोलते हैं? आत्मसातीकरण। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा? आत्मसातीकरण। चलिए बढ़ते क्वेश्चन नंबर 14 पर। क्वेश्चन नंबर 14 ये रहा, एक प्रगतिशील कक्षा में ऑप्शन क्या है? शिक्षण पाठ्य पुस्तक केंद्रित होता है। देखिए शिक्षण पाठ्य पुस्तक केंद्रित नहीं होता है, शिक्षण हमेशा बाल केंद्रित होता है, बच्चे पर केंद्रित होता है। बी ऑप्शन क्या है? योगात्मक परीक्षा पे बल दिया जाता है। देखिए परीक्षा पे बल देने वाली बात है तो ये भी गलत हो गया। छात्र सीखने में सक्रिय भूमिका निभाते हैं। देखिए कई बार ये क्वेश्चन आ रहा है, हर एग्जाम में ऐसा लिखा जाता है सक्रिय भूमिका निभाते हैं, तो हमेशा क्या होगा? यही ऑप्शन सही होगा, छात्र सीखने में सक्रिय भूमिका निभाते हैं। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। देखिए ये क्या बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जब कोई अध्यापिका किसी विद्यार्थी को उसके विकास निकट दूरस्थ क्षेत्र यानी कि जेपीडी पर पहुंचाने के लिए सहायता को उसके निष्पादन के वर्तमान स्तर के अनुरूप ढालती है तो अध्यापिका किस नीति का प्रयोग करती है? देखिए जो जेपीडी आपने पढ़ा था वो कहाँ पढ़ा था? वो पढ़ा था वाइगॉत्स्की में।
वाइगॉस्की ने क्या किया था, सामाजिक संस्कृति का सिद्धांत। तो और उन्होंने बताया था जब जेपीडी जब शुरू होता है, जब जेपीडी होता है तो उससे पहले स्कैप फोल्डिंग वाली चीज आती है। स्कैप फोल्डिंग मतलब किसी की हेल्प करना, स्कैप फोल्डिंग को बोलते हैं पाड़ा, मतलब हेल्प करना। तो वो किस नीति का प्रयोग कर रही है, वो कर रही है स्कैप फोल्डिंग मतलब पाड़ा यानी कि हेल्प का प्रयोग कर रही है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी स्कैप फोल्डिंग। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी स्कैप फोल्डिंग। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर। लेव वाइगोस्की, देखिए फिर से आ गया लेव वाइगोस्की का क्वेश्चन। लेव वाइगोस्की के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत को क्या कहा जाता है, यहां पूछा है क्या कहा जाता है, क्योंकि वे तर्क देते हैं कि बच्चों का सीखना संदर्भ में होता है। तो देखिए लेव वाइगोस्की ने क्या बोला था, लेव वाइगोस्की ने बोला था बच्चा जो है समाज और संस्कृति से सीखता है। तो उनका सिद्धांत का क्या नाम था, सामाजिक संस्कृति का सिद्धांत। अब देखिए वही पूछा है, उनके सिद्धांत को क्या कहा जाता है, उनके सिद्धांत को क्या कहा जाता है, सामाजिक सांस्कृतिक का सिद्धांत। ऑप्शन क्या है, मनोगतिक, ऑप्शन बी मनोलैंगिक, ऑप्शन सी सामाजिक संस्कृति। देखिए ऑप्शन सी आ गया, सामाजिक संस्कृति का सिद्धांत। ठीक है, सोशल कल्चर थ्योरी इन दोनों दिया था लेव वाइगोस्की ने। तो इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए पढ़ते क्वेश्चन नंबर 17 पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 17 है, एक शिक्षिका यह धारणा रखती है कि लड़के अधिक बुद्धिमान और जोखिम लेने वाले होते हैं और लड़कियां संस्कारी और ईमानदार होती हैं और उनके अनुसार व्यवहार करती हैं। ये कथन, ये किसका उदाहरण है। देखिए यहाँ पे तीन ऑप्शन है, शायद एक ऑप्शन नीचे होगा। हाँ ठीक है, जेंडर समानता ये नीचे है। चलिए देख लेते हैं। अब देखिए इसमें शिक्षिका क्या कर रही है, इसमें शिक्षिका बोल रही है लड़के बुद्धिमान होते हैं लेकिन और जोखिम लेने वाले होते हैं, लेकिन लड़कियां संस्कारी और ईमानदार होती हैं। देखिए यहां पर वो जेंडर का पक्षपात कर रही है, क्योंकि लड़के लड़कियों में कोई अलग अलग क्वालिटीज नहीं होती, सब में समानता होती है। और यहां पर वो जेंडर पक्षपात कर रही है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जेंडर पक्षपात। ठीक है, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पर। विद्यार्थियों की शिक्षण में अधिक से अधिक भागीदारी निम्नलिखित विधि के द्वारा संभव है। देखिए अधिक से अधिक भागीदारी, अगर आप क्लास में पढ़ा रहे हैं बच्चों को, तो आप कैसे चाहेंगे बच्चे आपका साथ दें, मतलब पूरी भागीदारी दें पढ़ाई में। तो आप उनसे कुछ संवाद करेंगे, कुछ उनसे कन्वर्सेशन करेंगे, तो वो भी आपकी बातों का जवाब देंगे। तो ऐसे ही बच्चे अधिक से अधिक भागीदारी बनेंगे जो आप पढ़ा रहे हैं उसके। ठीक है, तो इसमें क्या हो गया, इसमें हो गया आप बच्चों से संवाद कर रहे हैं, कन्वर्सेशन कर रहे हैं सॉरी। तो क्या ऑप्शन हो जाएगा, इसका ऑप्शन हो जाएगा, देखते हैं ऑप्शन क्या है, व्याख्यान विधि, पाठ्य पुस्तक विधि, श्रव्य दृश्य विधि और वार्तालाप विधि। देखिए वार्तालाप विधि, आप जब उनसे संवाद करेंगे तो वार्तालाप होगा। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पर। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है, कक्षा 3 के विद्यार्थियों के लिए निम्न में से कौन सा शिक्षण का सबसे अच्छा तरीका होगा। कौन से, कक्षा 3 के विद्यार्थी के लिए। ठीक है, जो कक्षा 3 के विद्यार्थियों के लिए होगा वो होगा, ऑप्शन देखते हैं, व्याख्यान विधि, सृजनात्मक गतिविधि, सामूहिक वार्तालाप या प्रयोगशाला विधि। देखिए जो कक्षा 3 के लिए होगा वो होगा सृजनात्मक विधि, क्रिएटिव एक्टिविटी। तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सृजनात्मक गतिविधि। अब आज का लास्ट क्वेश्चन, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत की पूर्व संक्रियात्मक अवस्था का आयु समूह है। जो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, ये कौन सी अवस्था है, ये होती है दूसरी अवस्था। पहली क्या होती है, संवेदी गामक। संवेदी गामक कब कब होती है, देखिए यहाँ पे सारे ऑप्शन लिखे हुए हैं। संवेदी गामक ये होती है 0 से 2 वर्ष। पूर्व संक्रियात्मक कब होती है, 2 से 7 वर्ष। मूर्त संक्रियात्मक कब होती है, 7 से 11 वर्ष। और लास्ट में क्या होती है, या अमूर्त संक्रियात्मक। तो पूर्व संक्रियात्मक पूछा है, तो पूर्व संक्रियात्मक कब होती है, ये होती है 2 से 7 वर्ष। और 7 से 11 क्या होती है, मूर्त, और 11 से 14 होती है अमूर्त। तो यहाँ पे हमारे 20 क्वेश्चन खत्म हो चुके हैं। बताइएगा आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, और इसकी अगर पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी। आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ से आपको पीडीएफ मिल जाएगी आराम से। और हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ जाके आप ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।